अगले 5 मिनट बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहां से आप 12 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। ग्रेविटेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि 3 सवाल नीट 2024 में गारंटीड आएंगे। तो फटाफट कोशिश करते हैं हम 5 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है केपलर लॉ का, जिसमें आपका पहला लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, जो कि सिंपल सी चीजें बोलता है कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ एरियाज का, जिसका कहना सिंपल सा ये है कि एरियल वेलोसिटी हर एक प्लैनेट की हमेशा कांस्टेंट रहती है। और वहां से एक बहुत ही काम की चीज निकल के आती है कि एंगुलर मोमेंटम जो रहता है प्लैनेट्स का व्हेनेवर दे मूव अराउंड सन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहां से देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आती है कि एपिलियन और पेरिहेलियन पॉइंट, ये पेरिहेलियन हो गया, एपिलियन हो गया, दोनों पे जो मास इनटू रेडियस, जो डिस्टेंस है इनटू वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। यहां देख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और यहां पे डिस्टेंस क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए सबसे लीस्ट वेलोसिटी यहां पे होती है और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होती है। ठीक है, थर्ड लॉ पे चलते। थर्ड लॉ का कहना सिंपल है, जो कि लॉ ऑफ पीरियड्स होता है कि जो भी आपका रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड रहता है उसका स्क्वायर हमेशा जो ये आपका मीन वैल्यू रहती है आपकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। तो T1:T2 दो प्लैनेट्स का जो टाइम पीरियड रहेगा वो उनके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर रहेगा। आई होप ये तीनों लॉज आप लोगों को क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत निकाला जाता है, आपके सामने दिया हुआ है। डायरेक्टली रिलेटेड रहता है फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली रिलेटेड रहता है उनके स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे जी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। इसका डायमेंशन याद होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो जिन जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए, अगर नहीं पता तो आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, जो कि होता है एक चार्ज एक मास की वजह से नियर बाय रीजन में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू रहेगी, जो कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास से निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो दो मासेस अगर उनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। और एक बात जरूर गौर करना, ये नेगेटिव साइन के साथ रहती है, क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो रहती है तो दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। देन बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक मास एक सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी? उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, जहां पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट होता है और मास ऑफ द प्लैनेट, और एक नेगेटिव साइन तो बिल्कुल रहेगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का, जहां पे एक मास है और उसको बनाया गया है तो उसमें टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी उसकी वैल्यू ये रहती है। अगर बहुत सारे मासेस दिए हैं तो इस एक्सप्रेशन से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हो, दो दो के पेयर लेने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू रहती है वो रहती है -Gm/r। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जानना। यहां पे वैल्यूज दी हुई हैं और इन वैल्यूज को आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो यहां पे आपके सामने सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर मास m का दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे काफी सवाल आते हैं, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका कहना यह है कि एक प्लैनेट किसी भी बॉडी को जो अट्रैक्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, जहां पे m होता है मास ऑफ दैट प्लैनेट और r हो जाता है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का होल स्क्वायर, और ये उसके नियर अबाउट सरफेस पे रहती है। अगर यहां पे आप सरफेस से कहीं और ऊपर चले जाते हैं तो ये कैपिटल R की वैल्यू वो स्मॉल r डिस्टेंस में बदल जाती है, जहां पे स्मॉल r रहता है सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट तक की दूरी। अब इसके वेरिएशन कहां कहां होते हैं? इसके वेरिएशन सबसे पहला होता है शेप ऑफ द अर्थ की वजह से। पोल्स पे अर्थ आप जानते हैं फ्लैट है, वहां रेडियस कम है इसलिए जी की वैल्यू वहां ज्यादा है। इक्वेटर पे क्योंकि कर्व्ड है आर की वैल्यू बढ़ गई इसलिए जी यहां पे ज्यादा, मतलब पोल्स पे ज्यादा और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा वेरिएशन आता है एल्टीट्यूड h से और डेप्थ d से। एल्टीट्यूड h से जो वेरिएशन आता है वो इस हिसाब से आता है, आपकी जी की वैल्यू कम होती जाती है, ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। और यहां पे अगर मैं हाइट को बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो दूसरा रिलेशन यह आता है GM, इसमें जी की वैल्यू ले लो आप, स्मॉल जी की वैल्यू, तो स्मॉल जी 1 - 2h अपॉन r, ये रिलेशन आता है जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो। और ये रिलेशन आता है g 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये आता है जब h कंपेरेबल हो r के। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, आपको अकॉर्डिंगली देख के इस वैल्यू को स्टडी करना है। डेप्थ का एक ही फॉर्मूला होता है, g at a depth d is equal to g 1 - d upon r। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पुराने एग्जामों में बहुत सारे आए हैं और जेईई मेन में भी काफी सारे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एस्केप स्पीड की अगर मैं बात करूं
तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, जहां पे आर की वो वैल्यू होती है जो कि सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट से उस पॉइंट की निकाली जाती है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं तो आर कैपिटल, जो भी आपका रेडियस ऑफ अर्थ है वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप सरफेस से कुछ एक हाइट एच पे हैं या टोटल डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट से स्मॉल आर है, तो यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जिस पॉइंट पे हो तुम, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट का दूरी निकाल देना, उसको रख दोगे, उससे वैल्यू आ जाएगी। और ये एस्केप वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है उसके प्रोजेक्शन पे। आप किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैटेलाइट मोशन को, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जानना है ऑर्बिटल स्पीड, कि अगर गोल गोल घूम रहा है कोई सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड रहेगी कितनी रहेगी, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन आर। गौर करिए एक बात को, किसी भी पॉइंट पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है वो एस्केप वेलोसिटी का √2 रहती है। तो किसी पॉइंट पे जो एस्केप वेलोसिटी रहेगी वो √2 टाइम्स vo बोल लो, या vo को v/√2 बोल लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट का। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट जो होता है उसका एक्सप्रेशन ये है, और आप mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है उसको आप इक्वेट करेंगे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी v की जगह आपको ओमेगा इंटू आर रखना पड़ेगा, मतलब m ओमेगा स्क्वायर आर से आप निकाल सकते हो ओमेगा की वैल्यू और वहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। फाइनल एक्सप्रेशन ये है। गौर करने वाली बात यह है कि टाइम का जो रिलेशन है टाइम स्क्वायर, यहां पे भी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसके क्यूब के डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। इसमें वैल्यूज डालेंगे तो नियर अबाउट कोई सैटेलाइट है जो कि बहुत नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ जा रही है, उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाता है। बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट की। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी सैटेलाइट में दो फॉर्म में स्टोर रहेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। मैग्नीट्यूड बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। समझ रहे हो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसका आधा होता है, टोटल एनर्जी साइन के साथ नेगेटिव रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसके मैग्नीट्यूड की आधी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड करोगे टोटल आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यह है कि टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट और वो प्लैनेट एक बाउंड सिस्टम में है और आपको अगर उन्हें अलग करना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेटलेसनेस का, जो कि एक बहुत ही सब्जेक्टिव सा एलिमेंट है। जहां जहां पे आपको नॉर्मल रिएक्शन फील नहीं होगा, मतलब आपका जी कोई खा रहा है, वहां पे आप वेटलेसनेस फील करेंगे। तो आई होप इस पूरे 5 मिनट में आप लोगों ने ग्रेविटेशन को बहुत बढ़िया तरीके से समझा, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर ऐसे वीडियोस आप लोगों को और चाहिए तो डू कमेंट अस। मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए भी ऐसे 5 मिनट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।